हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम किरचॉफ का फर्स्ट नियम व किरचॉफ का सेकंड नियम, केसीएल व केवीएल कंप्लीट पढ़ चुके थे व किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था भी हम पढ़ चुके थे। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था का समीकरण निकल के आया था P/Q बराबर R/S। इस समीकरण की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात यदि आपको P का मान मालूम हो, माना P का मान 2 ओम, Q का मान आपको ज्ञात करना है, R का मान मालूम हो 6 ओम, S का मान मालूम हो 9 ओम, तो आप Q का मान ज्ञात कर सकते हैं। P का मान आपने रखा 2/Q, R का मान 6, S का मान 9। यदि Q का मान निकालेंगे तो ये इधर 9 × 2/6 अर्थात 18/6, तो कितना आ गया 3। तो आपका Q का मान क्या निकाल लिया आपने 3 ओम। इस समीकरण की सहायता से हम यह भी चेक कर सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा तो क्या होगा, P/Q किसके इक्वल होगा, R/S के। P का मान कितना 2 ओम, Q का मान कितना निकल के आया 3 ओम, R का मान 6 ओम, S का मान 9 ओम। इसको 3 से हम डिवाइड करें तो 2 बार, ये 3 से डिवाइड 3 बार, तो क्या आ रहा है हमारा 2/3 किसके इक्वल आ रहा है 2/3। अर्थात P/Q का मान किसके बराबर आया, R/S। इसका तात्पर्य है कि ये व्हीटस्टोन सेतु हमारा संतुलन की अवस्था में है। तो यहाँ तक हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे निवेशी प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा, परिचालन प्रतिबाधा, अंतरित प्रतिबाधा, तो हम क्या पढ़ेंगे, निवेशी प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा, परिचालन प्रतिबाधा, अंतरित प्रतिबाधा या अंतरिम प्रतिबाधा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम निवेशी प्रतिबाधा। तो निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है, आप जानते हो B बराबर क्या होता है IR। यहाँ से मैं R का मान निकालूं तो R बराबर क्या आएगा आपका B/I। R क्या होता है हमारा प्रतिरोध। यदि मैं R के स्थान पर क्या पुट करूं Z, तो Z बराबर क्या आ जाएगा हमारा B/I। तो ये क्या कहलाती है हमारी प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा क्या होगा, वोल्टता व धारा का अनुपात प्रतिबाधा कहलाती है। टॉपिक है हमारा निवेशी प्रतिबाधा। तो निवेशी प्रतिबाधा की क्या परिभाषा बनेगी, निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात निवेशी प्रतिबाधा कहलाता है। अर्थात निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात निवेशी प्रतिबाधा कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है निर्गत प्रतिबाधा। प्रतिबाधा की क्या डेफिनेशन, वोल्टता व
धारा का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबाधा। लेकिन क्या निकालना है आप लोगों को? निर्गत प्रतिबाधा या निर्गम प्रतिबाधा। निर्गत प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा या निर्गम प्रतिबाधा। निर्गत वोल्टता, निर्गत वोल्टता व निर्गत धारा का अनुपात निर्गत प्रतिबाधा कहलाता है। अर्थात निर्गत प्रतिबाधा की क्या परिभाषा होगी? निर्गत वोल्टता व निर्गत धारा का अनुपात निर्गत प्रतिबाधा कहलाता है। निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात निवेशी प्रतिबाधा कहलाता है। निर्गत वोल्टता व निर्गत धारा का अनुपात निर्गत प्रतिबाधा कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतरिम प्रतिबाधा या अंतरित प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा की तो वही डेफिनेशन, प्रतिबाधा क्या होगी? वोल्टता व धारा का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबाधा। लेकिन टॉपिक क्या है हमारा? अंतरित प्रतिबाधा या अंतरिम प्रतिबाधा। तो अंतरित प्रतिबाधा या अंतरिम प्रतिबाधा क्या कहलाती है? किसी एक लूप की वोल्टता व दूसरे लूप की धारा का अनुपात अंतरिम प्रतिबाधा या अंतरित प्रतिबाधा कहलाता है। अर्थात माना ये हमारा एक लूप है, ये di1 क्या हो गया हमारा? निवेशी धारा। di2 क्या हो गया? निर्गत धारा। dv1 क्या हो गया? निवेशी वोल्टता। और dv2 क्या हो गया? निर्गत वोल्टता। टॉपिक क्या है हमारा? अंतरित प्रतिबाधा या अंतरिम प्रतिबाधा। क्या परिभाषा थी इसकी? कि किसी एक लूप की वोल्टता, यदि हम इसकी वोल्टता ली इधर से, तो क्या वोल्टता ली हमने? dv1 व दूसरे लूप की धारा, इधर से धारा क्या है हमारी? di2 का अनुपात अंतरिम प्रतिबाधा या अंतरित प्रतिबाधा कहलाता है। अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं हम? यदि हम सेकंड लूप की क्या लें? वोल्टता, तो सेकंड लूप की वोल्टता क्या होगी हमारी? dv2 व फर्स्ट लूप की धारा लें, तो फर्स्ट लूप की धारा क्या हो गई? di1। तो dv2 बटा di1 क्या कहलाएगा? अंतरिम प्रतिबाधा या अंतरित प्रतिबाधा। सबसे पहले क्या पढ़ा? निवेशी प्रतिबाधा। निवेशी प्रतिबाधा क्या होता है? निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात निवेशी प्रतिबाधा कहलाती है। निर्गत प्रतिबाधा, निर्गत वोल्टता व निर्गत धारा का अनुपात निर्गत प्रतिबाधा कहलाता है। अब पढ़ा हमने अंतरिम प्रतिबाधा या अंतरित प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा की तो वही डेफिनेशन क्या होती है? प्रतिबाधा क्या कहलाती है? वोल्टता व धारा का अनुपात क्या होता है? प्रतिबाधा। लेकिन किसी एक लूप की वोल्टता व दूसरे लूप की धारा का अनुपात अंतरिम प्रतिबाधा या अंतरित प्रतिबाधा कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिचालन प्रतिबाधा। तो परिचालन प्रतिबाधा, प्रतिबाधा सबसे पहले परिभाषा लिखें हम प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा क्या? वोल्टता बटा धारा। अर्थात प्रतिबाधा क्या होता है? वोल्टता व धारा का अनुपात। परिचालन प्रतिबाधा, परिचालन प्रतिबाधा होगी एक लूप की वोल्टता, किसी एक लूप की क्या है? वोल्टता, उसी लूप की धारा, उसी लूप की धारा का अनुपात परिचालन प्रतिबाधा कहलाता है। अर्थात
किसी एक लूप की वोल्टता व उसी लूप में प्रवाहित धारा का अनुपात परिचालन प्रतिबाधा कहलाता है। अर्थात क्या कह सकते हैं हम, निवेशी प्रतिबाधा व निर्गत प्रतिबाधा किसके एग्जाम्पल होते हैं, परिचालन प्रतिबाधा के। क्यों, हमने आप लोगों को पढ़ाया निवेशी प्रतिबाधा, तो निवेशी प्रतिबाधा लिखा हमने जेड इनपुट। निवेशी प्रतिबाधा की क्या परिभाषा, निवेशी वोल्टता, अर्थात निवेशी वोल्टता माना V1 और निवेशी धारा I1, अर्थात एक लूप की क्या है वोल्टता व उसी लूप की क्या है धारा का अनुपात क्या कहलाता है, परिचालन प्रतिबाधा। परिचालन प्रतिबाधा की क्या परिभाषा, एक लूप की वोल्टता व उसी लूप की धारा का अनुपात परिचालन प्रतिबाधा कहलाता है। लेकिन हमने पढ़ा निवेशी प्रतिबाधा। निवेशी प्रतिबाधा क्या थी, निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात निवेशी प्रतिबाधा कहलाती है। तो निवेशी वोल्टता V1, निवेशी धारा I1, लेकिन ये V1 और ये I1 कहाँ है, एक ही लूप के अंतर्गत हैं। अर्थात निवेशी प्रतिबाधा किसके अंतर्गत आती है, परिचालन प्रतिबाधा। निर्गत प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा भी क्या पढ़ा था हमने, जेड आउटपुट। निर्गत प्रतिबाधा को क्या बोलोगे, जेड आउटपुट। क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज बटे आउटपुट करंट, अर्थात निर्गत या निर्गम वोल्टता बटे निर्गत या निर्गम धारा का अनुपात निर्गत प्रतिबाधा या निर्गम प्रतिबाधा कहलाता है। निर्गत बोलो या सेकंड नाम क्या होता है इसका, निर्गम। निर्गत प्रतिबाधा या निर्गम प्रतिबाधा कहलाता है। लेकिन क्या पढ़ा, परिचालन प्रतिबाधा। तो परिचालन प्रतिबाधा क्या कहलाती है, किसी एक लूप की वोल्टता हो व उसी लूप की क्या हो धारा, तो दोनों का अनुपात परिचालन प्रतिबाधा कहलाता है। अर्थात क्या कह सकते हैं हम, निवेशी प्रतिबाधा व निर्गत प्रतिबाधा परिचालन प्रतिबाधा के अंतर्गत आती है। सबसे पहले क्या पढ़ा, निवेशी प्रतिबाधा। निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है, निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात निवेशी प्रतिबाधा कहलाता है। अर्थात जेड इनपुट बराबर इनपुट वोल्टेज बटे इनपुट करंट। सेकंड पढ़ा हमने निर्गत प्रतिबाधा, अर्थात जेड आउटपुट। तो निर्गत प्रतिबाधा क्या होगी, निर्गत वोल्टता व निर्गत धारा का अनुपात निर्गत प्रतिबाधा कहलाता है। उसके बाद पढ़ा अंतरिम प्रतिबाधा या अंतरित प्रतिबाधा। अर्थात अंतरिम प्रतिबाधा क्या होगी, किसी एक लूप की वोल्टता व दूसरे लूप की धारा का अनुपात क्या कहलाता है, अंतरिम प्रतिबाधा या अंतरित प्रतिबाधा। माना एक लूप की वोल्टता ली हमने dV1, तो दूसरे लूप की धारा क्या हो गई dI2। इसी प्रकार किसी एक लूप की वोल्टता क्या ली dV2, तो दूसरे लूप की धारा क्या ली dI1। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अंतरिम या अंतरित प्रतिबाधा। सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट पढ़ा हमने परिचालन प्रतिबाधा। तो परिचालन प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या होती है, वोल्टता व धारा का अनुपात। लेकिन क्या है परिचालन, तो परिचालन का मतलब होता है किसी एक लूप की वोल्टता व उसी लूप की धारा का अनुपात परिचालन प्रतिबाधा कहलाता है। अर्थात क्या कह सकते हैं हम कि निवेशी प्रतिबाधा व निर्गत प्रतिबाधा किसके अंतर्गत आते हैं, परिचालन प्रतिबाधा के अंतर्गत आते हैं। क्यों, क्योंकि निवेशी प्रतिबाधा क्या पढ़ा हमने, निवेशी वोल्टता बटा निवेशी धारा, अर्थात किसी एक लूप की वोल्टता व उसी लूप की धारा का अनुपात क्या कहलाता है, परिचालन प्रतिबाधा। उसी प्रकार क्या पढ़ा, निर्गत प्रतिबाधा। निर्गत प्रतिबाधा क्या थी, निर्गत वोल्टता बटे निर्गत धारा क्या V2 बटा I2। तो उसी लूप की वोल्टता उसी लूप की धारा का अनुपात क्या कहलाता है, परिचालन प्रतिबाधा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरचॉफ के नियम की सहायता से परिपथ का विश्लेषण। अर्थात किरचॉफ के नियम की सहायता से क्या करना है हमको, परिपथ का विश्लेषण। तो किरचॉफ ने अपने नियमों की सहायता से परिपथ के विश्लेषण की दो विधि दी। फर्स्ट थी संदेह या नोड विश्लेषण विधि।
संधि बिंदु या नोड बिंदु विश्लेषण विधि, सेकंड थी लूप या पास विश्लेषण विधि। तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम था किरचॉफ का संधि नियम या किरचॉफ का धारा नियम, जिसे क्या कहते हैं हम, केसीएल। किरचॉफ का सेकंड नियम था किरचॉफ का लूप नियम या वोल्टता नियम या पास नियम, क्या कहते हैं, केबीएल। तो किरचॉफ ने अपने दोनों नियमों की सहायता से परिपथ का विश्लेषण करने की दो विधियां दी। पहली विधि को कहते हैं हम संधि विश्लेषण विधि या नोड या जंक्शन विश्लेषण विधि। सेकंड विधि को कहते हैं लूप या पास विश्लेषण विधि। तो संधि बिंदु या नोड बिंदु विश्लेषण विधि की सहायता से हम वोल्टता का मान ज्ञात करते हैं। परिपथ के अंतर्गत किसका मान ज्ञात करते हैं, वोल्टता का। और लूप या पास विश्लेषण विधि की सहायता से परिपथ के अंतर्गत या नेटवर्क के अंतर्गत धारा का मान ज्ञात करते हैं। अर्थात केसीएल, तो केसीएल का उपयोग कहाँ करते हैं, वोल्टेज नापने के लिए। केबीएल का उपयोग कहाँ करते हैं, करंट मापने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लूप या पास विश्लेषण विधि। तो लूप या पास विश्लेषण विधि, इसके अंतर्गत किरचॉफ ने प्रतिबाधाओं का प्रयोग किया। अर्थात किरचॉफ ने एक नेटवर्क बनाया या परिपथ बनाया, उसके अंतर्गत प्रतिबाधाएं उपस्थित थी। वह इस विधि के अंतर्गत हमने किरचॉफ का सेकंड नियम लगाया। तो माना प्लस माइनस R1 R2 R3 R4 R5, या क्या लिख सकते हैं इसको हम, Z1 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5। इस फर्स्ट लूप के अंतर्गत प्रवाहित वोल्टेज या प्रवाहित करंट का मान I1 व सेकंड लूप के अंतर्गत प्रवाहित करंट का मान I2 व थर्ड लूप के अंतर्गत प्रवाहित करंट का मान I3। तो क्या Z1 Z2 Z3 Z4 व Z5 प्रतिबाधाओं से निर्मित एक रैखिक जाल या दो टर्मिनल जाल या नेटवर्क, इसका किरचॉफ के लूप या पास विश्लेषण विधि की सहायता से विश्लेषण करना है। तो ये देखो, ये हमारा लूप फर्स्ट, ये लूप सेकंड और ये लूप थर्ड। तो लूप फर्स्ट के अंतर्गत प्रवाहित धारा का मान I1 व लूप सेकंड के अंतर्गत प्रवाहित धारा का मान I2 व लूप थर्ड के अंतर्गत प्रवाहित धारा का मान I3। तो देखो, यहां से I1 करंट गया, इधर गया I2, तो इधर क्या हो गया, I1 माइनस I2। I2 यहां जाके हो गया I3, तो इधर क्या गया, I2 माइनस I3। वापस समझो, I1 कितना करंट, I1, ये I1 इस पॉइंट पर जाके इधर किस हो गया, I2 रूप में विभाजित हो गया। तो यहाँ क्या बचा, I1 माइनस I2। इसी प्रकार ये I2 करंट यहाँ I3 में विभाजित हो गया, तो इधर क्या बचा, I2 माइनस I3। अब यदि हम लूप फर्स्ट, लूप सेकंड व लूप थर्ड तीनों में अलग अलग किरचॉफ का नियम लगाएं, और किरचॉफ का कौन सा नियम लगाना है, KVL या किरचॉफ का लूप या पास या किरचॉफ का वोल्ट नियम का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है आपको, किरचॉफ के सेकंड नियम का, अर्थात किरचॉफ के वोल्ट नियम का। फर्स्ट लूप के अंतर्गत प्रवाहित धारा I1, सेकंड लूप के अंतर्गत प्रवाहित धारा I2 व थर्ड लूप के अंतर्गत प्रवाहित
धारा I3। एक नेटवर्क है वो Z1 Z2 Z3 Z4 व Z5 प्रतिबाधाओं से युक्त है, अर्थात क्या कह सकते हैं हम, Z1 Z2 Z3 Z4 व Z5 प्रतिबाधाओं से निर्मित एक रैखिक जाल के अंतर्गत वोल्टता का मान के अंतर्गत धारा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए किरचॉफ का कौन सा नियम लगाते हैं हम, वोल्टता नियम या KVL या लूप नियम। तो ये I1 करंट इधर, I2 करंट इधर, I3 करंट, इसके अंतर्गत क्या जाएगा I1 माइनस I2, इसके अंतर्गत क्या जाएगा I2 माइनस I3। देखो लूप फर्स्ट, लूप फर्स्ट में क्या लगाया, KVL। तो किरचॉफ का सेकंड नियम KVL क्या कहता है, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी लूप या पास में निश्चित दिशा में चलते हुए समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखो यहां से चले, प्रतिबाधा Z1, फिर धारा का मान I1, हम जानते हैं B बराबर क्या होता है IR। तो इस पॉइंट पर वोल्टता क्या आ जाएगी, B बराबर I1 Z1। यहां से चले, देखो डायरेक्शन, इसके अंतर्गत करंट का मान क्या है I1 माइनस I2, वोल्टेज कितना Z2। तो क्या लिखेंगे, देखो I1 Z1 प्लस I1 माइनस I2 Z2। यहाँ से चले, वापस चले, किसका साइन मिल रहा है, माइनस का, तो माइनस E बराबर 0, अर्थात I1 I2 E। यदि I1 वाला मैं कॉमन ले लूँ, देखो I1 Z1 और I1 Z2, तो I1 कॉमन लिया तो Z1 प्लस Z2 क्या बचा, माइनस I2 Z2। यदि ये E इधर गया तो नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव। इसको डाला समीकरण 1। समीकरण 1 लूप फर्स्ट के अंतर्गत क्या लगाया, किरचॉफ का वोल्टता नियम या पास नियम या किरचॉफ का सेकंड नियम। इसी प्रकार लूप सेकंड के अंतर्गत किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाना है। देखो लूप सेकंड के अंतर्गत कहां से चलेंगे, इस पॉइंट से करंट का मान I2, लूप सेकंड के अंतर्गत क्या लगाया, KVL। KVL क्या कहता है कि किसी बंद लूप या पास के अंतर्गत निश्चित दिशा में चलते हुए समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। करंट का मान कितना, I2, प्रतिबाधा का मान Z3, करंट का मान कितना, देखो I2 माइनस I3, I2 माइनस I3, प्रतिबाधा का मान Z4। हम यहां जा रहे हैं, करंट कहाँ आ रहा है, ऊपर से, डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, तो साइन क्या आएगा, माइनस I1 माइनस I2 Z2। वापस देखो एक बार, यहां से चले, करंट I2, प्रतिबाधा Z3, तो क्या लिखा I2 Z3। उसके बाद यहां गए, करंट I2 माइनस I3, प्रतिबाधा Z4, तो क्या लिखा I2 माइनस I3 Z4। वापस यहाँ आए, हमारी डायरेक्शन ऊपर जा रही है, करंट कहाँ आ रहा है, नीचे, दोनों डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, तो साइन क्या लिया, माइनस का। करंट क्या है I1 माइनस I2, रेजिस्टेंस क्या है Z2 बराबर क्या होगा 0।
अब देखो I1 वाले में कॉमन लेता हूँ, I1 और है नहीं है, तो I1 बराबर क्या आया, माइनस I1 Z2। देखो Z2 I2 और I2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, Z2 Z3 और Z4। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 I2। अब I3 देखो, I3 क्या है, माइनस I3 Z4 बराबर 0, समीकरण 2। तो क्या लगाया हमने, किरचॉफ का सेकंड नियम कहाँ लगाया, लूप सेकंड के अंतर्गत। इसी प्रकार कहाँ लगाना है, लूप थर्ड के अंतर्गत। तो देखो लूप थर्ड के अंतर्गत लगाते हैं हम किरचॉफ का वोल्ट का नियम या पास नियम या किरचॉफ का सेकंड नियम। देखो यहां से चले, करंट I3, रेजिस्टेंस Z5 या इम्पीडेंस Z5, तो क्या हो गया, I3 Z5, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ आ गए। हमारी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ऊपर। करंट की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। तो क्या हो गया, अपोजिट। तो माइनस क्या लिखोगे, माइनस I2 माइनस I3 Z4 बराबर 0। अर्थात I1 है नहीं है, I2 ये रहा, तो I2 क्या लिखा, माइनस I2 Z4, I3 प्लस I3 इधर भी है, I3 इधर भी है, प्लस प्लस, तो I3 Z4 प्लस Z5, ये क्या है हमारा I3 बराबर क्या हो गया, 0, समीकरण 3। तो क्या किया हमने, लूप था एक हमारा नेटवर्क था, उसके अंतर्गत क्या लगाया, किरचॉफ का लूप नियम या किरचॉफ का वोल्ट का नियम। समीकरण 1 निकाला, समीकरण 2 निकाला, समीकरण 3 निकाला। अब इन समीकरण 1, 2 व 3 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, किस में लिखेंगे इनको, मैट्रिक्स रूप में। अर्थात समीकरण 1, 2 व 3 की क्या बनाओ, मैट्रिक्स। देखो तो समीकरण 1, I1 का गुणांक क्या है, Z1 प्लस Z2, I2 का गुणांक क्या है, माइनस Z2, I3 का गुणांक क्या है, 0। समीकरण 2 देखो, I1 का गुणांक माइनस Z2, I2 का गुणांक Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, I3 का गुणांक माइनस Z4। समीकरण 3, I1 का गुणांक 0, I2 का गुणांक माइनस Z4, I3 का गुणांक Z4 प्लस Z5। ये तो किसकी हो गई, Z की मैट्रिक्स। I की मैट्रिक्स क्या हो गया, I1 I2 I3। इधर किसकी मैट्रिक्स बनी, E 0 0। अर्थात ये Z की मैट्रिक्स, I की मैट्रिक्स व E की मैट्रिक्स। क्या लिख सकते हैं हम इसको, Z I व E। तो ये क्या कहलाएगी, Z की मैट्रिक्स, I की मैट्रिक्स, E की मैट्रिक्स। अब यदि मैं इस मैट्रिक्स को किस में चेंज करूं, सारणिक में, डिटरमाइन में, तो ये क्या हो गया हमारा सारणिक। मैट्रिक्स के लिए क्या लिखते हैं, सारणिक के लिए। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसको किस में चेंज कर रहा हूं, डिटरमाइन में।
डिटरमाइन में हो गया। तो आप जानते हो यदि डेल फर्स्ट का मान ज्ञात करना है तो डेल फर्स्ट का मान ज्ञात कैसे करोगे आप? ई के कॉलम को, किसको? ई के कॉलम को जेड के फर्स्ट कॉलम में प्रतिस्थापित करोगे। इसमें करोगे, यदि डेल वन का मान ज्ञात करोगे या डिटरमाइन फर्स्ट का मान ज्ञात करोगे तो क्या करोगे? इस ई के कॉलम को इस जेड के फर्स्ट कॉलम पे क्या कर दो? रिप्लेस कर दो या प्रतिस्थापित कर दो। इसी प्रकार डेल टू का मान ज्ञात करना है तो क्या करो? ई के कॉलम को जेड को सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर दो। इसी प्रकार डेल थ्री का मान ज्ञात करना है तो ई के कॉलम को क्या करो? थर्ड कॉलम में रिप्लेस कर दो। देखो डेल वन क्या बनेगा? डेल वन हो जाएगा तुम्हारा ई 0 0 माइनस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4 0 माइनस Z4 प्लस Z5। इसी प्रकार क्या निकालें? डेल टू। देखो डेल टू क्या बनेगा? Z1 प्लस Z2 माइनस Z2 0। क्या करना है? ई का कॉलम जेड के सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम सेम, सेकंड कॉलम में क्या कर दिया? ई का कॉलम, थर्ड कॉलम सेम। 0 माइनस Z4 प्लस Z5। इसी प्रकार किसका मान ज्ञात करना है? डेल थ्री का। किसका निकालना है? डेल थ्री का। तो क्या करोगे? इस जेड के थर्ड कॉलम में क्या प्रतिस्थापित कर दो? ई का थर्ड कॉलम। तो क्या बनेगा? Z1 प्लस Z2 माइनस Z2 0 माइनस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4 ई 0 0। अर्थात ये क्या हो गया हमारा? डेल थ्री। और आप जानते हो डेल जेड का मान कैसे निकालोगे? प्लस माइनस प्लस। तो डेल जेड बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर, ये इसकी मैट्रिक्स, इन दोनों को सॉल्व करो। इसी प्रकार इसकी मैट्रिक्स, इन दोनों को सॉल्व करो। इसकी मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करो। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? I1 I2 I3 का मान। किसका मान निकालना है? फर्स्ट लूप में प्रवाहित धारा, सेकंड लूप में प्रवाहित धारा व थर्ड लूप में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। हम जानते डिटरमाइन के अंतर्गत तो I1 बराबर होगा डेल वन बटा डेल जेड। इसी प्रकार I2 बराबर होगा डिटरमाइन सेकंड बटा डिटरमाइन जेड। और I3 बराबर होगा डिटरमाइन थर्ड बटा डिटरमाइन जेड। अर्थात I1 I2 व I3 के मान, किसके मान ज्ञात कर लिए? I1 I2 I3। तो I1 का मान क्या हो गया? डेल फर्स्ट निकालो और उसमें किसका भाग दे दो? डेल जेड का। I2 का मान क्या हो गया? डेल टू निकालो, उसमें किसका भाग दे दो? डेल जेड का। और I3 का मान निकालना तो क्या हो गया? डेल थ्री निकालो, उसमें किसका भाग दे दो? डेल जेड का। और डेल जेड क्या था हमारा? ये जेड की मैट्रिक्स थी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो किसका मान आएगा हमारा? डेल जेड का। तो यहाँ तक हमने क्या किया? किरचॉफ के सेकंड नियम की सहायता से किसका मान निकाला? धारा का मान। अर्थात किरचॉफ के जो परिपथ विश्लेषण विधि थी उसका सेकंड पॉइंट था लूप या पास विश्लेषण विधि। इस विधि की सहायता से करंट का मान ज्ञात कर चुके हैं। I1 बराबर क्या आया? डेल वन बटा डेल जेड। I2 बराबर क्या आया? डेल टू बटा डेल जेड। व I3 बराबर क्या आया? डेल थ्री बटा डेल जेड। डेल वन कैसे निकालोगे? जेड के कॉलम में, जेड के फर्स्ट कॉलम में क्या कर दो? ई का कॉलम प्रतिस्थापित। और डेल टू कैसे निकालोगे? जेड के सेकंड कॉलम में क्या प्रतिस्थापित कर दो? ई का कॉलम। इसी प्रकार डेल थ्री कैसे निकालोगे? जेड के थर्ड कॉलम में क्या प्रतिस्थापित कर दो? ई का कॉलम।
और डेल जेड कैसे निकालोगे, सारणिक को सॉल्व करके। सारणिक सॉल्व करना आप जानते हो, जैसे माना ये सारणिक है Z1 Z2 Z11 Z12 Z21 Z22। यदि इसके अंतर्गत डेल जेड का मान क्या होगा, तो डेल जेड बराबर होगा Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। ऐसे क्या हो जाएगी, ये यदि 3 कॉलम हो, 3 कॉलम की क्या निकालें हम, जेड का मान निकालें, 3 कॉलम की सारणिक को सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये किसका मान है, डेल जेड का। ऐसे यदि 3 कॉलम की होती है उसकी सहायता से किसका मान निकाल लेते हैं हम, डेल जेड का। और डेल वन का मान कैसे निकाला, जेड के फर्स्ट कॉलम में क्या कर दो, ई का कॉलम प्रतिस्थापित। उसी प्रकार डेल टू का मान कैसे निकाला, ई के कॉलम में क्या प्रतिस्थापित कर दो, जेड के सेकंड कॉलम में ई का कॉलम प्रतिस्थापित कर दो। इसी प्रकार डेल थ्री, तो डेल थ्री क्या करोगे, जेड के थर्ड कॉलम में ई का कॉलम प्रतिस्थापित कर दो। और I1 बराबर क्या हो गया आपका, डेल वन बटा डेल जेड व I2 बराबर डेल टू बटा डेल जेड व I3 बराबर डेल थ्री बटा डेल जेड। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंप्लीट करते हैं।